अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने म्यूटेशन को स्टार्ट किया है क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि टॉपिक को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ। ठीक है, तो हमने म्यूटेशन में पिछले लेक्चर में मैंने तकरीबन 35 मिनट का लेक्चर किया था और उसमें मैंने म्यूटेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अब जो है हम और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और फिर बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि म्यूटेशंस किस तरह आते हैं और म्यूटेशन के टाइप्स क्या है। तो मेरे ख्याल से इस म्यूटेशन पर जो है एक लंबी लेक्चर होने वाली है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। लिखाई तो बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ज़्यादा की थी और आपको समझाया था कि म्यूटेशन क्या है असल में। ठीक है, तो चले आगे जाते हैं और म्यूटेशन के बारे में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करते हैं कि म्यूटेशन जो है वो किस तरह लोगों को समझ में आना शुरू हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक म्यूटेंट जानदार देखा गया था उसको देखा था सेथ राइट ने। एक बंदा था जिसे हम सेथ राइट कहते हैं, उसका नाम था सेथ राइट। इस सेथ राइट ने सबसे पहले एक मेल लैम को देखा, हिस्सा मेल लैम्प। इसने मेल लैम्प को देखा, लैम्प, और ये जो मेल लैम्प था ये म्यूटेंट था। किस तरह म्यूटेंट था? म्यूटेंट इस तरह था कि इसकी जो आगे वाली टांगे थी, मैं सिंपल डायग्राम बना रहा हूं, इसके आगे वाली जो टांगे थी ये लंबी थी और उसके छोटे पिछले जो टांगे थे ये किस तरह थे, ये छोटे थे। तो उसने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो जानदार बिल्कुल क्या है, ये जानदार यहाँ पर बिल्कुल म्यूटेंट है। इस तरह अगर मैं बना सकूं इस तरह, तो उसने देखा कि इसकी जो पिछले टांगे थी ये छोटी थी और आगे वाले टांगे बड़ी थी। ये अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग था। तो सेथ राइट ने सबसे पहले एक म्यूटेंट जानदार को देखा। कब देखा था? 1791 में इस सेथ राइट ने सबसे पहले इस तरह का एक जानदार देखा जो म्यूटेंट था। मैं कुछ हिस्ट्री बता रहा हूं कि किस तरह म्यूटेशन के बारे में इल्म शुरू हुआ और फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता जानने लगे। ठीक है, दूसरा जो था वो जो हमारा दोस्त था एक, उसने कुछ म्यूटेशंस देख के एक पौधा है जिसे हम विंत्रा कहते हैं, और इस डॉक्टर का नाम था हुगो डिवराइज इसका नाम था। और इसने एक प्लांट को देखा जिसे हम एंथोरा कहते हैं, और इस एंथोरा में उसने सबसे पहले जो है वो म्यूटेशन देखी। इनके जो आबाओ अजदाद थे, हम सिंपली अल्फाज में कह सकते हैं, इनके पिछले जो पौधे थे, ये जो पौधा था ये इसमें अचानक चेंजेस आ गई थी और उसके पत्ते जो है, उसके पत्तों और उसके फ्लावर्स के कलर्स जो है वो चेंज हो गए थे। तो इसमें ये चेंजेस देखी गई। ये तकरीबन 1900 में ये क्या देखी गई थी? 1900 में ये चेंज देखी गई थी ओंथरा के प्लांट में। ठीक है, तीसरा जो हमारा दोस्त था वो था मॉर्गन। कौन था? मॉर्गन एक डॉक्टर था और इसने एक म्यूटेशन देखा। किस चीज में देखा? इसने हिस्सा व्हाइट आई ड्रोसोफिला जो थे, इसके जो पिछले किस्म थी इस वाइट आई वाले से पहले, इनके जो आंखों के कलर थे ये सुर्ख और काले थे, लेकिन इसने अचानक एक ऐसे ड्रोसोफिला को देखा जिसके आंखों का रंग सफ़ेद था। इसने कहा कि ये यार कैसा है? पिछले वाले ड्रोसोफिला और जब हम देखते हैं तो उनके आंखों के रंग जो है वो तो सुर्ख और सियाह है, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा। तो ये एक म्यूटेंट था, ये एक म्यूटेशन था और इसको देखा था 1910 में। ये जो है वो देखी गई थी, ये म्यूटेशन देखी गई थी
1910 में दोस्तों, ठीक है। चौथा जो हमारा दोस्त था उसका नाम था H.J. मूलर। नंबर 4 H.J. मूलर। H.J. मूलर ने ऐसा किया कि इसने कहा कि यार हम ऐसा करते हैं कि इसी ड्रोसोफिला में हम म्यूटेशंस ले आ सकते हैं। तो इसने 1927 में ड्रोसोफिला में म्यूटेशन को इंड्यूस किया। उसने कहा कि हम ड्रोसोफिला में फर्दर जो है वो क्या ले आ सकते हैं, वो म्यूटेशन ले आ सकते हैं। तो ही इंड्यूस्ड मतलब आगे बढ़ा है, ही इंड्यूस्ड म्यूटेशंस इन ड्रोसोफिला, ठीक है। तो उसने ड्रोसोफिला में आगे जो है वो म्यूटेशंस को आगे बढ़ाया। कब बढ़ाया? 1927 में। तो इसने और म्यूटेशंस देखे। तो ये कुछ म्यूटेशन के बारे में कुछ हिस्ट्री मैंने आपको बताई, बहुत ही शॉर्ट। अगर आपको याद रखनी है ठीक है, अगर नहीं याद रखनी तो वॉश करे, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो क्या है, कुछ अहम बातें। अहम बात ये है कि जब म्यूटेशंस आते हैं दोस्तों, ठीक है, कि जब म्यूटेशन आ गए, अगर मुझ में कुछ म्यूटेशन आ गए और मैं अपने माँ बाप से अलग तरीके से दिखने लगा, तो मुझे आप फिर म्यूटेंट कहेंगे, ठीक है। इस तरह देखिए, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो सिंपली मैं बनाता हूँ, इस तरह सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। इसके जो माँ बाप थे, इनके जो टांगे थी दोनों क्या थी, दोनों के ठीक थे, दोनों के जो टांगे थे वो एक ही साइज के थे माँ बाप की। लेकिन बच्चे के पिछले टांगे क्या है, छोटे हैं और आगे वाले बड़े हैं। तो ये जो बच्चा है ये एक म्यूटेंट है, म्यूटेंट, ठीक है। तो म्यूटेशन की वजह से अगर नया जानदार बनता है तो उसे हम म्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं न्यू ऑर्गेनिज्म को हम फिर क्या कहते हैं, द न्यू ऑर्गेनिज्म आफ्टर म्यूटेशन इज कॉल्ड द म्यूटेंट, ठीक है। म्यूटेंट को आप समझ गए। और म्यूटेंट किसे कहते हैं? म्यूटेंट इसे कहते हैं कि इसमें चेंज आ गई है। सिंपल अल्फाज में, सादे अल्फाज में म्यूटेंट इसे कहते हैं कि इसमें चेंज आ गई है, बस। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जब ये एक नया पीनोटाइप बना, ये एक नया शक्ल बना हुआ है, तो हम इसे वेरिएंट कहते हैं। हम कहते हैं कि ये इनसे अलग है, दिस इज कॉल्ड वेरिएंट, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं द न्यू पीनोटाइप, नया जो पीनोटाइप बना, नया जो जानदार का किस्म बना, ही इज कॉल्ड द वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब है कि ये इन पिछले वाले जानदारों से अलग है, ठीक है। सो द न्यू पीनोटाइप इज कॉल्ड वेरिएंट। गुड, ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। तीसरी और आखिरी बात और समझने वाली बात यह है कि जो फैक्टर्स हैं, यहां मैंने लिखा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से म्यूटेशंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। द फैक्टर्स विच ब्रिंग म्यूटेशन, वो चीजें जो म्यूटेशन ले आते हैं, वो चीजें जिनकी वजह से डीएनए या क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाती है या जीन्स में चेंजेस आ जाती है, इनको हम म्यूटेजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? म्यूटेजेंस। जेन मीन्स जनरेशन, म्यूटेशन से निकला हुआ है, ठीक है। तो म्यूटेशन लाने वाली चीजों को हम म्यूटेजेंस कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर म्यूटेजेंस? दोज फैक्टर्स which bring changes, those factors which bring mutations are called mutagens। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो म्यूटेजेंस है दोस्तों, देखिए गौर से, मैं आपको समझाता हूं। ये जो म्यूटेजेंस है, या तो ये इंट्रिंसिक है, इस तरह मैं लिख देता हूं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि जो जिन चीजों की वजह से म्यूटेशन आई वो उस जानदार के बॉडी के अंदर मौजूद थे, ठीक है, वो उस जानदार के बॉडी के अंदर मौजूद थे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए दोस्तों, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस।
और जब इस न्यूक्लियस में आपने देखा कि डीएनए मौजूद था, जब कोई एंजाइम इस डीएनए को रीड करता है ताकि इस डीएनए की कोई कॉपी बनाए, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन करे, तो अगर इस एंजाइम में कोई डिफेक्ट हो, ये एक एंजाइम है और ये डिफेक्टिव एंजाइम है, तो अब बताइए ये एंजाइम क्या है, इसके बॉडी में बाहर से आया? नो, ये एंजाइम इसका अपना था, ये एंजाइम इसके बॉडी में पहले से मौजूद था, तो ये इंट्रिंसिक हुआ। अब देखिए जो नया डीएनए बन रहा है, इस डीएनए में, इस डीएनए से अगर हम इस डीएनए को इसके साथ कंपेयर करें तो ये डीएनए, इस डीएनए में म्यूटेशन पाए गए, इस डीएनए में चेंजेस पाए गए। ये चेंजेस किस वजह से आए? ये चेंजेस इस एंजाइम की वजह से आए। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम जो है ये डिफेक्टिव था, ये एंजाइम खराब था, ये सही रीडिंग नहीं कर सकता था, ये सही डीएनए के सीक्वेंस को रीड नहीं कर सकता था। इसने नया डीएनए जो बनाया उसमें चेंजेस थे, उसमें म्यूटेशंस थे, उसमें कुछ जीन्स मिस थे, उसमें कुछ जीन्स डबल आ गए थे, ठीक है। तो ये जो फैक्टर था, ये जो म्यूटेजन था, ये इसके बॉडी के अंदर पहले से मौजूद था, इसलिए हम इसे इंट्रिंसिक म्यूटेजन कहते हैं, ठीक है। इसकी मिसालें क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल इसकी मिसालें मैं सिंपली देता हूं, कुछ एंजाइम्स जो है ये हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ म्यूटेशंस जो है वो एक्सट्रिंसिक हो सकती है। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? इस एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि ये इसके बॉडी में बाहर से आ गए हैं, ठीक है, बाहर से कुछ चीजें बॉडी के अंदर चले गए और उनकी वजह से बॉडी के डीएनए में या जीन्स में जो है वो म्यूटेशंस आ गई, ठीक है। तो इनको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं, फ्रॉम आउटसाइड, ये इनकी बॉडी के अंदर कहीं बाहर से आ गए। फॉर एग्जाम्पल अब इस एक्सट्रिंसिक म्यूटेशंस की दो तरह होते हैं। एक होते हैं फिजिकल एजेंट्स, क्या होते हैं दोस्तों? फिजिकल म्यूटेशंस, और एक होते हैं केमिकल म्यूटेशंस, केमिकल्स, ठीक है। तो फिजिकल म्यूटेशंस होते हैं और केमिकल म्यूटेशंस। फिजिकल में क्या क्या आते हैं? यहां मैंने आपको लिखा था पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस थे, इसके अलावा बीटा रेज थे, बीटा रेज, इसके अलावा गामा रेज, ये खतरनाक चीजें, इसके अलावा एक्स रेज, ये सारे के सारे क्या थे दोस्तों? ये सारे के सारे फिजिकल एजेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से म्यूटेशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर एक बंदा है और बार बार जाके एक्सरे करता है, तो जो एक्सरेज उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, अगर इन एक्सरेज की वजह से उसके डीएनए में जो है वो क्या आ गई, उसके सेल्स के डीएनए में जो है वो चेंजेस आ गई, तो ये चेंजेस म्यूटेशन है। तो ये म्यूटेशन किस वजह से आ गए? ये म्यूटेशन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से आ गए, ठीक है दोस्तों। और केमिकल्स में क्या क्या आ सकते हैं? केमिकल्स में फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स है, ठीक है, जिनकी वजह से वो क्या आ जाते हैं, म्यूटेशंस आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे केमिकल्स भी आप कह सकते हैं कि होते हैं। तो ये चीजें जो है ये म्यूटेजेंस है। म्यूटेजेंस कैसे कहते हैं? वो चीजें, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से क्या आ जाती है, म्यूटेशंस आ जाती है, ठीक है। डीएनए और जीन्स और क्रोमोसोम वगैरह वगैरह में क्या आ जाती है, चेंजेस आ जाती है। तो उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इनको हम म्यूटेजेंस कहते हैं, ठीक है।